में उत्तरार्ध लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का फिर से स्वागत। हम मैक्स वेबर के आदर्श प्रारूप जो प्रतिमान है नौकरशाही के प्रति, उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा मैंने अभी पिछले वीडियो में बताया था कि मानवीय व्यवहार के समझ में मैक्स वेबर के समक्ष एक चुनौती आई। वो चुनौती यह थी कि हम अगर मानवीय व्यवहार और क्रियाओं को समझना चाहते हैं तो उसके समक्ष वैज्ञानिक तरीके से अगर समझना चाहते हैं, उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करना चाहते हैं, तो एक समस्या आती है। समस्या यह है कि जो मनुष्य का जो व्यवहार है वह समझने के लिए हमें मनुष्य के अंदर झांकना पड़ता है। लेकिन अगर हम ऐसा करते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए हमें उस जैसा बनना पड़ेगा, और इस तरह से हर कोई जो व्यक्ति कार्य कर रहा है तो उसके हिसाब से तो वह बात सही हो सकती है। तो हमारे समक्ष हर जितने भी व्यक्ति हैं समाज में, या जितनी प्रकार की सामाजिक क्रियाएं हैं, उसके लिए अनेक प्रकार के हमारे समक्ष जो है समझ उपस्थित हो जाएगी। हम उसका सामान्यीकरण नहीं कर पाएंगे, तो फिर हम किसी सिद्धांत का निर्माण भी नहीं कर सकेंगे। इसीलिए वेबर जो है वो वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से सामाजिक क्रिया को समझना चाहते हैं। पर समस्या ये आती है कि मनुष्य का जो व्यवहार होता है वह अंदर कुछ और होता है और बाहर कुछ और होता है। जो प्राकृतिक विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में सबसे बड़ा अंतर यही होता है कि मनुष्य का जो अंदर और मनुष्य का जो बाहरी व्यवहार है, अंदर की सोच और बाहरी व्यवहार में एक बड़ा अंतर है, और वह समय परिस्थितियों के अनुसार बदल भी जाता है, यानी उसका व्यवहार हमेशा एक जैसा नहीं होता। तो इसलिए जबकि पदार्थ विज्ञान में आप देखिए कि पदार्थ के जो गुण धर्म होते हैं तो वह अपने जो गुण धर्म है उसके अनुसार एक जैसा व्यवहार करता है। उसका अंदर और उसका बाहर दो अलग अलग नहीं होता, वो एक ही होता है। तो इसीलिए मानवीय व्यवहार या सामाजिक क्रियाओं को वैज्ञानिक तरीके से कैसे समझा जाए, ये एक समस्या पैदा होती है। यदि हम इंट्यूशन या अंतर्प्रज्ञा के माध्यम से या समानुभूति के माध्यम से सामाजिक क्रियाओं को समझने का प्रयास करते हैं तो इस आधार पर जो प्राप्त ज्ञान होगा उससे हम विज्ञान का या सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकते। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैक्स वेबर ने एक रास्ता बताया, वह था वर्स्टेहाइन का। तो वर्स्टेहाइन क्या है, इसको हम जानने की कोशिश करें। वर्स्टेहाइन जो है वह मानवीय व्यवहार की समानुभूति है ना। सर्वप्रथम हमें सामाजिक क्रियाओं को समझने के लिए मनुष्य के व्यवहार को है ना परानुभूति के द्वारा या समानुभूति के द्वारा समझना पड़ेगा कि आखिर कोई सामाजिक क्रिया जो घटित हुई है उसके पीछे मनुष्य की क्या सोच रही है। अब उस सोच को जो आपने अनुभूत किया उसको ऐतिहासिक या तथ्यपरक अनुभव मूलक घटनाओं के आधार पर उसका प्रायोगिक परीक्षण भी करना पड़ेगा। यानी अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार को समझने के लिए आपने उसके अंदर झांका और समझा कि उसने ऐसा किया, इसकी वजह यह थी, तो अब यह देखना पड़ेगा कि क्या पूर्व में भी इन्हीं परिस्थितियों में कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करता रहा है, या जिस वजह से उसने ऐसा कार्य किया क्या उसका कोई तथ्य है, कोई प्रमाण है। तो जब तक हम ये दोनों काम न करें, यानी कि एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग करें और फिर हम उसको जो है तथ्यों के आधार पर उसका परीक्षण करें कि उसने ऐसा किया। अब आप देखिए कि जितने भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन होते हैं उसमें घटनाएं घटने के पश्चात पुलिस क्या करती है कि घटना क्यों घटी, तो वो जो जितने भी तथ्य उपलब्ध हैं, प्रमाण उपलब्ध हैं, सबूत उपलब्ध हैं, उन सबूतों के आधार पे वो एक उपकल्पना का निर्माण करती है और फिर वह देखती है कि क्या जो तथ्य सबूत है वह जो है उस उपकल्पना को सिद्ध करते हैं या नहीं। तो अर्थ ये हुआ कि उसने ऐसा किया होगा, अपराधी ने अपराध किया तो उसके पीछे है ना उसकी ये सोच रही होगी, और ये जो तथ्य सबूत मिले हैं वो उसको क्या करते हैं, प्रमाणित करते हैं। तो ये दोनों काम एक साथ हमको करने पड़ते हैं। इसी प्रक्रिया को उन्होंने वर्स्टेहाइन कहा था। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें
हम मूल्यपरक अध्ययन करते हैं और पहले तो और फिर उसका वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करते हैं तथ्य और सबूतों के आधार पे, प्रमाण के आधार पे। और इसी प्रकार से अगर कोई प्रमाण है तो उसके पीछे क्या घटना घटी, क्यों घटी, और मूल्यपरक अध्ययन भी उसका किया जाता है। तो इसी को है ना ऑब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑब्जेक्टिविटी कहा जाता है। और इस पूरी प्रक्रिया को मैक्स वेबर ने वर्स्टहैन की संज्ञा दी। तो ये जो मैक्स वेबर हैं, अब उनके सारे सोच को देखिए, आदर्श प्रारूप को डेवलप करने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम क्या काम किया कि उन्होंने एक सामाजिक क्रिया को परिभाषित किया कि जो सामाजिक क्रिया होती है वह एक ऐसी मानवीय क्रिया है जिसको कोई सामाजिक अर्थ प्रदान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि 3 प्रकार की सामाजिक क्रियाएं संभव हैं, या तो वह मूल्यों या भावनाओं या किन्हीं तर्क के आधार पर जो है क्रियाएं घटित होती हैं। चूँकि 3 प्रकार की ही क्रियाएं मनुष्य करता है तो समाज भी 3 प्रकार के होंगे और समाज में शासक और शासित संबंध भी 3 प्रकार के होंगे। इसीलिए पारंपरिक समाज और चमत्कारिक समाज और तार्किक विधिक समाज, ये 3 प्रकार के उन्होंने समाज की जो है कह सकते हैं कि वर्गीकरण किया। और उन्होंने इस बात को सिद्ध करने के लिए ऐतिहासिक अध्ययन किया और पता लगाने की कोशिश की कि क्या वास्तव में कोई समाज तार्किक रहा या चमत्कारिक रहा या पारंपरिक रहा। तो उन्होंने पाया कि मानवीय सभ्यता के विकास में सदैव 3 प्रकार के ही समाज रहे, या तो वो मूल्य प्रधान रहा, या वह तर्क प्रधान रहा, या फिर वह जो है भावना प्रधान रहा। अब उन्होंने क्या किया कि ये 3 प्रकार के जो समाज हैं उन समाजों के एक आदर्श प्रारूप का निर्माण किया। अब ये आदर्श प्रारूप क्या होता है? आदर्श प्रारूप वास्तव में एक मानसिक निर्मित है, एक मेंटल कॉन्स्ट्रक्ट है। इसमें क्या किया जाता है कि हम वास्तविकता में पाए जाने वाले कुछ जो तथ्य होते हैं उन तथ्यों के आधार पर हम एक शोध को ध्यान में रखते हुए, शोध के उद्देश्यों को ध्यान में रखकर हम कुछ तथ्यों का चयन करते हैं जो हमारे शोध के लिए महत्वपूर्ण होते हैं, और फिर उन तथ्यों को का प्रबलीकरण यानी मैक्सिमाइज कर दिया जाता है। उन तत्वों का मैक्सिमाइजेशन करके और उनके बीच एक इंटरनल कोहेशन यानी आंतरिक सुसंगतता की स्थिति पैदा कर दी जाती है, और इस प्रकार से एक आइडियल जो है टाइप डेवलप किया जाता है। अब इसको ऐसे उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं कि जैसे कोई एक फिल्म में हम एक कैरेक्टर डेवलप करते हैं, और वो कैरेक्टर जो है मान लीजिए विलेन का कैरेक्टर है, तो उस विलेन के कैरेक्टर में हम कुछ जो मानवीय समाज में पाए जाने वाली जो बुराइयां हैं उसका चयन करते हैं। जैसे हमारा जो फिल्म का विलेन होगा वह गालियां देगा, वह जो है बड़ा शक्तिशाली होगा, वो बड़ा क्रूर होगा, निर्दयी होगा, और वह जो है समस्त प्रकार के अनैतिक गुणों से युक्त होगा। वो समाज के मूल्य और मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखेगा। तो ऐसी जो क्रियाएं जो वास्तव में घटित होती हैं समाज में, व्यक्ति ऐसा करता है, वो हमने छांट कर चुन कर जो हमारे शोध के उद्देश्यों को यानी हमारे फिल्म के जो कैरेक्टर है उसको जो उसके अनुसार से हमने क्या किया कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स छांट लिए, और हमने वो जो कैरेक्टर्स लिए उसका मैक्सिमाइजेशन किया, यानी उसको 100% बना दिया। जैसे क्रूर है तो वो क्रूरता की जो पराकाष्ठा हमको उसमें दिखानी है, वो निर्दयी है, वह शक्तिशाली है, तो हम है ना उसको एक्सट्रीम पे ले जाते हैं जहाँ तक हमारी कल्पना जा सकती है। तो हमने क्या किया कि ऐसे कैरेक्टर्स छांट लिए जो वास्तव में होते हैं, पाए जाते हैं। हमने उसको हवा में उड़ते हुए नहीं दिखाया, हमने उसको जो है ये नहीं दिखाया उसके 4 हाथ हैं, तो हमने ये दिखाया कि वह एक ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही शक्तिशाली है और बहुत ही क्रूर है, जो वास्तव में हम वास्तविक जगत में पाते हैं।
और ऐसे तत्वों को लेकर हमने एक अपना आइडियल टाइप बना लिया कि हमारा जो कैरेक्टर होगा उसमें ये सारे जो है दुर्गुण होंगे। तो इसी तरह से हम अपना हीरो का एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लेते हैं। तो अब ये दो अलग अलग प्रकार के क्या हो गए, आइडियल टाइप्स हो गए। यद्यपि वास्तविक समाज में हमने जो फिल्म में जो कैरेक्टर्स अपन हीरो का या विलेन का जो कैरेक्टर हम देखते हैं वो वास्तविक समाज में वैसा का वैसा कोई मिल जाए ये पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि हमने जो डेवलप किया था वो कैसा किया था, वो एक आइडियल टाइप, वो उसमें जो भी कैरेक्टर्स हमने डाले वो 100% मैक्सिमाइज कर दिया उसके अंदर। तो ये संभव नहीं है कि वास्तविक जगत में ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हमारे फिल्म के हीरो या विलेन की तरह हो, है ना, वो उस डिग्री में हमेशा कम रहेगा। तो ये आइडियल टाइप क्यों बनाए जाते हैं, ये एक रेफरेंट क्रिएट करने के लिए बनाए जाते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं तुलना के लिए बनाए जाते हैं। जैसे जब हम टेम्परेचर की तुलना करते हैं कि कोई वस्तु ठंडी है या गर्म है, तो इसके लिए हमारे पास एक रेफरेंट होता है। तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट हमने ले रखा है कि -273 डिग्री सेल्सियस जो है ये एक एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। इसकी तुलना में अगर कोई वस्तु जो है गर्म है कि ठंडी है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एक वस्तु है उसका टेम्परेचर जो है वो हम एक दूसरे से कंपेयर करके ही पता लगा सकते हैं। हमने किसी एक बर्फ़ को अपने हाथ में लिया तो बर्फ़ का जो टेम्परेचर है हमारे शरीर से ज़्यादा ठंडा है तो हमको ठंडे की अनुभूति होगी। इसी तरह से हमने कोई गर्म वस्तु पकड़ ली तो हमें जो है हमारे शरीर से उसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो हमें गर्म प्रतीत होगा। तो ये जो टेम्परेचर का हमने एक एब्सोल्यूट क्रिएट कर दिया तो कोई भी वस्तु उस एब्सोल्यूट के करीब नहीं हो सकती है। तो उसी प्रकार से ये जो आदर्श प्रकार होते हैं वह भी क्या होते हैं, एक एब्सोल्यूट कॉन्सेप्ट है, परम जो है अवधारणा है और वह वास्तविकता में नहीं पाई जाती। यानी कोई भी वस्तु का टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस नहीं हो सकता, वो हमारी एक कैलकुलेशन के द्वारा हम उस पॉइंट तक पहुंचते हैं। और जो है वो इसलिए बनाना जरूरी होता है क्योंकि उस आधार पे हम विभिन्न वस्तुओं के बीच तुलना कर सकते हैं। तो ये आदर्श प्रकार भी जो है नौकरशाही के बारे में मैक्स वेबर ने एक आदर्श प्रकार डेवलप किया कि इस आदर्श जो प्रारूप है यह उसकी कुछ विशेषताएं होंगी, ये अपने आप में एब्सोल्यूट होगा। अब उस आधार पे उन्होंने तुलना करके देखी कि जो पारंपरिक समाज के जो प्रशासनिक तंत्र है और चमत्कारिक जो सत्ता के अंतर्गत प्रशासनिक तंत्र है और तार्किक विधिक, इन तीनों प्रशासनिक तंत्रों का उन्होंने एक एब्सोल्यूट मॉडल डेवलप करके और कंपेयर किया और फिर वो कंपेयर करके बताने की कोशिश करते हैं कि आप देखें कि स्थायित्व की दृष्टि से, कुशलता की दृष्टि से, मितव्ययता की दृष्टि से, विशेषज्ञता की दृष्टि से, आंतरिक नियंत्रण की एक सुसंगत प्रणाली की दृष्टि से नौकरशाही जो है पारंपरिक सत्ता के अंतर्गत पाई जाने वाली जो प्रशासनिक तंत्र है और चमत्कारिक सत्ता के अंतर्गत जो पाई जाने वाली प्रशासनिक तंत्र है उससे श्रेष्ठ है। और इसीलिए मैक्स वेबर जो है वो आदर्श नौकरशाही का जो प्रारूप बनाते हैं वो हमारे लिए एक रेफरेंट बन जाता है, वो हमारे लिए एक तुलना का एक परम कह सकते हैं स्केल बना दे, एब्सोल्यूट स्केल बना देते हैं। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ, ये जो एब्सोल्यूट स्केल है वो हमारे लिए तुलना का एक औजार बन जाता है। अब हम उस आधार पर कि यह जो ब्यूरोक्रेटिक मॉडल है उस आधार पे जो कि एब्सोल्यूट है हम विभिन्न देशों के प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तुलना कर पाएंगे, क्योंकि कोई भी देश की जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो प्योरली यानी कि शुद्ध रूप में नौकरशाही के आदर्श प्रतिमान जैसी तो नहीं हो सकती है, क्योंकि ये एक मानसिक निर्वृत्ति है, वास्तविकता में नहीं पाई जाती है। लेकिन इसकी वजह से हमको एक लाभ होता है कि हम XYZ जो कंट्रीज़ हैं इनके प्रशासनिक तंत्रों का इसके रेफरेंट में हम कंपैरिजन करते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि कोई भी प्रशासनिक तंत्र जो नौकरशाही के जितना ही करीब होगा वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा, ज़्यादा बेहतर होगा। यानी एक ऐसा समाज
जो नौकरशाही के निर्माण के लिए आवश्यक शर्तें पूरी करता है वो ज़्यादा कुशलता और मितव्ययता और प्रभावशाली तरीके से अपने कार्यों को अंजाम दे सकता है। यही वो चीज़ थी जिसका वह पता लगाना चाहते थे कि आखिरकार विश्व के जो प्राचीन सभ्यताएं हैं वो वर्तमान में आखिरकार विकास की इस दौड़ में पिछड़ कैसे गई, वो क्यों गुड्स और सर्विसेज डिलीवर नहीं कर पाई, क्या कारण रहा। तो उनका जो निष्कर्ष था वो ये था कि पारंपरिक समाजों में नौकरशाही डेवलप नहीं हो पाई। वहाँ के जो प्रशासनिक तंत्र थे वो स्थायित्व की दृष्टि से कुशलता, मितव्ययता, विशेषज्ञता यानी योग्यता के आधार पे वहाँ नियुक्तियाँ नहीं होती थी। विशेषज्ञता के आधार पे तकनीकी श्रेष्ठता की दृष्टि से उनका जो प्रशासनिक तंत्र था नियंत्रण की दृष्टि से वो कमज़ोर था। किसकी तुलना में? नौकरशाही की तुलना में। और नौकरशाही कहाँ डेवलप हुई? तो ये जो आधुनिक समाज है, यूरोप और अमेरिका के जो समाज है, यहाँ पर लोकतंत्र के प्रचार प्रसार की वजह से यहाँ पर नौकरशाही प्रकार की व्यवस्था, प्रशासनिक तंत्र डेवलप हो पाया। और इसकी वजह से जो यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो बेहतर तरीके से अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाई। इसलिए ये जो है ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव है नौकरशाही, और इसलिए विकास के पैमाने पर ये व्यवस्था ज़्यादा सफल हो पाई। उसकी तुलना में अगर हम देखें तो चमत्कारिक समाज और पारंपरिक समाज जो है गुड्स और सर्विसेज डिलीवर नहीं कर पाया, इसलिए वो जो समाज था वो पिछड़ गया। तो ये एक बहुत ही जनरल तरीके से, सामान्य तरीके से हमने आपको समझाने का प्रयास किया है, और इसके बारे में कि नौकरशाही के आदर्श प्रतिमान की क्या क्या विशेषताएं हैं वीडियो के अगले भाग में हम फिर से देखेंगे। आज इतना ही।